नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में फिलहाल जांच हो रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो जांच कर रही है। मुंबई की गौरी भिंडे ने ये दरअसल याचिका दायर की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता गौरी भिड़े की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उद्धव की तरफ से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, फिलहाल आय से अधिक मामले में उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले की ईओडब्ल्यू जो है वो जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, मुंबई की गौरी भिड़े ने एक याचिका जो थी वो दायर की थी इन सबके खिलाफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला उस वक्त सुरक्षित रख लिया था। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर यहाँ पर आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में अब और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। तो अहम खबर इस वक्त की, आय से अधिक संपत्ति मामले में फिलहाल मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब ऐसे में आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है उद्धव ठाकरे, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर कर रही है। मुंबई की गौरी भिड़े ने बाकायदा एक याचिका जो थी वो दायर की थी और उसके बाद फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इस पूरे मामले में। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा का। गौरव, जिस तरीके से आज ये अहम सुनवाई, कितनी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं अभी? देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और गौरी भिड़े नाम के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हालांकि महाराष्ट्र के सुदूर जो ग्रामीण हिस्से हैं वहां पर गौरी भिड़े का बहुत प्रभाव है, उनके साथ जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, सोशल वर्कर हैं। ऐसे में उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक पूरा जो पिटीशन फाइल किया है उसमें बताया है कि किस तरीके से मुंबई में अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो संपत्ति है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर के ये पूरी एक जांच की मांग की गई है। मामला चूंकि हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, तो ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट के दहलीज पर है, दूसरी तरफ क्योंकि जांच जो हो रही है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ होगी अगर इसमें जांच होती है। क्योंकि अगर रेड करने की बात करें, टीमें भेज करके मौके पर तमाम चीजों को देखने की बात करें, तो इससे बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में बिगड़ सकती है। लिहाजा सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि गौरी भिड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के आवाज को मुखरता के साथ उठाया, इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट तक गए हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल सबसे पहले जांच होगी, जांच के बाद जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे मसले के बाद से अगर कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए और वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और जिस तरीके से क्या समझा जाए कि क्योंकि मुंबई की गौरी भिड़े जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी, तो उनका खुद का कद, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर उनके खुद अपने उस इलाके की बात करें, बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ हमेशा दिखता है, नजर आता है। ईओडब्ल्यू की जिस तरीके से एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, इसको कैसे देखा जाए गौरव? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि अब इस पूरे मसले पर जो उद्धव ठाकरे का पूरा जो ग्रुप है वो इस बात को कह रहा है कि ये चीज़ें उनके खिलाफ प्लांट की जा रही हैं। और उद्धव ठाकरे को अच्छे से पता है कि कुछ पुराने नेता हैं जो पहले शिव सैनिक हुआ करते थे और वो उनके साथ में थे, किस तरीके से सरकार बदली, बहुत सारे लोग टूट करके दूसरे शिंदे ग्रुप में गए और वहाँ से अब इस तरीके की चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में जिस तरीके का ये
मसला निकल करके सामने आया है निदा, इस पूरे मामले से महाराष्ट्र जल सकता है। जल इसलिए सकता है क्योंकि अगर दोनों ही ग्रुप के लोग सड़कों पे उतरते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। लिहाजा पुलिस भी इस पूरे मामले को समझ रही है और जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जांच की प्रक्रिया है वो किस तरीके से पुलिस इसको हैंडल करती है, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट जिस तरीके से दिशा निर्देश देगा उसी तरीके से इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जब वो फैसला आएगा तो वो फैसला भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल की। दरअसल स्वाति मालीवाल विवादों में घिर गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने स्वाति मालीवाल और दिल्ली महिला आयोग से जुड़े 3 और लोगों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश बीजेपी नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर दिया है। स्वाति मालीवाल पर 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच की गई 87 लोगों की नियुक्ति के मामले में गड़बड़ी का आरोप है। बरखा शुक्ला सिंह का आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने नियमों को ताक पर रखकर अपने जानकारों और पार्टी से जुड़े लोगों को दिल्ली महिला आयोग में जगह दी है। तो डीसीडब्ल्यू में अवैध तरीके से नियुक्ति का आरोप स्वाति मालीवाल पर लग रहा है। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। डीसीडब्ल्यू में गलत तरह से नियुक्ति के आरोप जो है अब इनके ऊपर लग रहे हैं। तो कट्टर ईमानदार पार्टी पर बेईमानी के ये आरोप स्वाति मालीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो 87 लोगों की नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से की गई है। अपने लोगों को, अपने चहेते लोगों को दिल्ली महिला आयोग में जगह दी गई है। ये आरोप सीधा सीधा डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर लग रहे हैं। मैं वहाँ से 2015 को निकली हूँ। उसके बाद में इनकी जितने भी इन्होंने नियुक्तियाँ की हैं वो उसका कोई रूल रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। सारे अपने वॉलेंटियर्स, अपने लोगों को इन्होंने वहाँ पे भर्ती किया और सैलरीज इतनी ज़्यादा, 1-1 लाख रुपए की सैलरी, मतलब जो कि हम 15,000 14,000 देते थे वो इन्होंने 1-1 लाख रुपए की सैलरी दी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही धांधलीबाजी हुई है। जबकि मालीवाल का सेक्रेटरी जो होता है वो आईएएस अफसर होना चाहिए। उसमें मिस अर्चना जी थी, वो अर्चना अरोरा, वो रिज़ाइन करके चली गई। इन्होंने उनसे इतनी बदतमीजी करी कि शी रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट एंड छोड़ के चली गई। फिर इन्होंने किसी ऐसे ही आदमी को जो आईएएस से या इससे किसी लॉबी से नहीं था, किसी भी अपने वॉलंटियर को बिठा दिया वहाँ पे। तो सारी धांधलेबाजी आम आदमी पार्टी के अंदर, धांधलेबाजी के अलावा कुछ नहीं। जो ये चाहते हैं वो करते हैं। स्वाति माहीवाल जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने आयोग के अंदर इलीगल भर्तियां की और वो लोग भर्ती किए जो उनके परिवार से थे, पार्टी से थे, जिसको लेके दिल्ली की कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ये वो स्थिति होती है जब ट्रायल चलने से पहले, सजा सुनाने से पहले की स्थिति है, जिसके अंदर आरोप पत्र कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं स्वाति माहीवाल के खिलाफ, ये बड़े सीरियस हैं। ये बड़ा स्पष्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सारी पार्टी बड़ी करप्ट है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है, ऊपर से लेके हर नीचे तक हर कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है और इनका मकसद सत्ता में आना, केवल पैसा कमाना है। हम मांग करते हैं अरविंद केजरीवाल से तुरंत स्वाति मालीवाल को बर्खास्त किया जाए, लेकिन हमें यह भी पता ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि पैसे के लेन देन में सीधा अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए हम मांग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी करेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते तो तुरंत स्वाति मालीवाल को यहां से बर्खास्त किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में आफ्ताब को भेज दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आफ्ताब की पेशी हुई थी। आफ्ताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से
लगातार एक के बाद एक पेशियां हो रही हैं। आज भी उसको पेश किया गया था। पिछली पेशी के दौरान हमला हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो विकल्प था वो चुना गया पेशी के लिए आज, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की आज पेशी हुई। आफ्ताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है और अब फिलहाल अहम खबर जो है वो इस केस से जुड़ी हुई है कि कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल हुआ था आफ्ताब, साकेत कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद अब अहम खबर ये आ रही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल आफ्ताब को भेज दिया गया है। और अब बात करेंगे हिमाचल कांग्रेस की। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक होने जा रही है और शाम 3 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस का मंथन का दौर जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में यह अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीएम के नाम पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके कल प्रचंड बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक दल की आज अहम बैठक होने जा रही है। शिमला में स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुलाई गई है ये बैठक और आज शाम 3 बजे कांग्रेस के विधायक दल की ये बैठक होनी है। और इस बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आला कमान का फैसला सर्वमान्य होगा। पार्टी को आगे ले जाना हमारा लक्ष्य है। विधायकों की बात आला कमान के सामने हम रखेंगे। तो एक तरफ बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। ऐसे में हालांकि कांग्रेस नेता जो है अभी यही भरोसा दिखा रहे हैं कि आला कमान जो भी फैसला करेगा वो फैसला हमारे लिए सर्वमान्य होगा। हम उस फैसले का स्वागत करेंगे क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को आगे ले जाना है। तो विधायकों की बात जो भी है वो हम आला कमान के सामने रखेंगे। उसके बाद आला कमान तय करेंगे कि उन्हें क्या फैसला लेना है। तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का ये बयान सामने है कि आला कमान जो भी फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। सुनिए आप कि क्या कुछ कहा। हमने तो पहले ही कहा था कि हिमाचल की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, देवभूमि की जो हमारी बहुत रिच कल्चरल ट्रेडिशंस है वो जीवित रहेंगे। रिवाज जो परंपराएं जो चलती आई है वो चलती रहेगी। इनको पता नहीं किसने कह दिया कि ये नारा दो रिवाज बदलने का, मगर रिवाज कभी बदला जाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है। उसके लिए मैंने पिछले कल भी प्रदेश की जनता का, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया था। आज फिर से मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए हमने तो पहले। और वहीं सीएम पद के चेहरे को लेकर अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है, सस्पेंस बना हुआ है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का यह कहना है कि पार्टी के नेता ही तय करेंगे कि सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कांगड़ा से आएगा 7-8 घंटे उसको लगेंगे, भरमौर से आएगा उसको इतना और भी टाइम लगेगा, तिस्सा से आएगा उसको उतना टाइम लगेगा, लाहौल स्पीति से आएगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कि एक सेंट्रल जगह रखी जाए जहां सबके लिए जर्नी भी कम हो जाए, आना जाना भी इतना मुश्किल ना हो। तो इसलिए चंडीगढ़ चुना था कि हम सब बैठकर चंडीगढ़ में मीटिंग कर लेते हैं और हमारा सफ़र भी आधा कम हो जाता है। तो इसलिए हम कल विधायकों की मीटिंग वहां पर लेंगे। आई होप सब पहुंच पाए। अगर कल नहीं तो परसों से ही फिर हम बैठकर हमारे हाई कमांड से जो लोग आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, चाहे हुड्डा जी है, चाहे हमारे शुक्ला जी है, प्रभारी लोग हैं और जो ऑब्जर्वर्स लगाए, दे ऑल विल बी देयर एंड दे विल ऑल्सो सिट विद द विधायक एंड उनका ओपिनियन लेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली तो विधायकों की आवाज प्रिवेल करेगी कि वो किसको अपना लीडर चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हिमाचल की जीत से कांग्रेस के लिए ये सबक है कि उन्हें राहुल गांधी को राज्यों के चुनावों से दूर रखना चाहिए। और यही है वो ट्वीट जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे अमित मालवीय ने राहुल को राज्यों के चुनाव से दूर रखे कांग्रेस, ये कहते हुए तंज कसा है। वो इसमें लिखते हैं साफ साफ कि लेसन फॉर कांग्रेस फ्रॉम इट्स हिमाचल विन, कीप राहुल गांधी अवे फ्रॉम स्टेट इलेक्शंस।
और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं गांधीनगर का, जहां पर गुजरात के सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े आंकड़े के साथ और बहुत बड़े बहुमत के साथ अब बीजेपी ने जीत दर्ज की है गुजरात के अंदर, और जिसका सेहरा सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बंध रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब गुजरात राजभवन की ये तस्वीरें, यहाँ पर बैठकों का दौर चलेगा, यहाँ पर रणनीतियाँ तय होंगी, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचेंगे। फिलहाल ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर जो सीधे आ रही हैं। और अब देखना होगा क्योंकि बहुत बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए है, लेकिन जिस तरीके से 3 नतीजों का इंतजार बीजेपी को था, और ये 3 वो नतीजे थे जहां तीनों जगह पर, चाहे दिल्ली एमसीडी की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, तीनों जगह पर बीजेपी का कब्जा था, बीजेपी का राज था। लेकिन इन 3 में से सिमटकर एक जगह पर सिर्फ बीजेपी रह गई गुजरात के अंदर, और अब बाकी और जगह हिमाचल में कांग्रेस ने बाजी मारी है और वहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बीजेपी के लिए है क्योंकि 3 जगह से सिमट करके सिर्फ एक जगह पर रह जाना, ये आगे की रणनीति पर कैसे काम वाला कमान करता है बीजेपी का, ये देखना होगा। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो कानपुर के दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का आज, और एक दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री है यहां पर। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है और पिछले 64 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। 6 दिसंबर की शाम को 5 बजे बोरवेल में ये बच्चा गिरा था, जिसके बाद अभी आपको बताएं कि लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है यहाँ पर कि कैसे भी करके बस तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी फिलहाल नहीं मिली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, लंबा वक्त गुजर चुका है, बोरवेल में 6 साल के मासूम तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। 64 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मांडवी में 55 फीट बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। 3 दिनों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 10 फीट लंबी सुरंग बनाने में फिलहाल जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, तो सुरंग बनाने के रास्ते में कड़ी चट्टान जो है वो मुश्किल पेश कर रही है। तो गुरुवार रात 12 बजे तक 3 फीट गहरी खुदाई की जा चुकी थी और सुबह 7 बजे से एक बार फिर आप अगर तस्वीरों को देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाने में लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि तन्मय की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल रहा है, जो चिंता का विषय है। बल्कि स्टार्ट हो गई है, उसमें ये जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता। आगे बढ़ेगी, अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां पर कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वहां के लोगों का ये कहना है कि गांव के लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकारी योजना रैन बसेरा का उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। तो कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों के लिए जो रैन बसेरे की व्यवस्था की गई थी उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। नशे पर लगाम लगाने और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए भटिंडा पुलिस बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है और साथ ही नशा तस्करी के धंधे से किसी न किसी तरह जुड़े लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि आज डीएसपी सिटी विश्वजीत सिंह ने संदिग्ध नशा तस्करों के घरों पर दिन दहाड़े छापेमारी की और ऐसे में डीएसपी सिटी विश्वजीत सिंह मान ने बताया कि उन्होंने नशा कारोबारियों की सूची बनाई है, जिसमें करीब 15 घरों को चिन्हित किया गया है और इन घरों की लगातार जाँच की जा रही है। उधर काशी विश्वनाथ धाम के पहले लोकार्पण उत्सव की तैयारियों में मंदिर प्रशासन जुट गया है। लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर काशी विश्वनाथ परिषद में धाम परिसर में हवन पूजन होगा और साथ ही विख्यात गायक अनुराधा पौडवाल का लाइव शो भी मंदिर चौक पर होगा। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में 11 दिसंबर से सफाई अभियान की शुरुआत होगी।
धाम का जो पहला वर्षगांठ का अवसर आ रहा है 13 दिसंबर को, उसको भव्य रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था और उसी के बाद से इतना श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जाना हो गया है कि पूरे विश्व भर में मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसी को देखते हुए, श्रद्धालुओं की इच्छा को देखते हुए हम लोग भव्य आयोजन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी गोष्ठी उस दिन आयोजित की जा रही है जिसमें पूरे देश के विद्वान लोगों को बुलाया जा रहा है। उसमें धार्मिक सनातन धर्म के बारे में चर्चाएँ होंगी। जो नई हमारी संस्कृति जो बच्चों को सीखनी चाहिए, जो देश के लोगों को पालन करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चाएं होंगी। विद्वत जन इसमें जुड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।